चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बहुत स्पेशल होने वाला है आज का क्लास, क्योंकि आज के क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पार्चुरेशन के बारे में, जिसको हम लोग चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में डिलीवरी भी बोलते हैं, या जिसको हम लोग लेबर भी बोलते हैं। ये पार्चुरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आज के क्लास के अंदर जो इतना दिन से जो हम लोग देख रहे थे कि यूट्रस के अंदर, यानी कि मदर के यूट्रस, मदर के वूम्ब के अंदर बेबी का फॉर्मेशन हो रहा था, जिस बेबी को हम लोग शुरुआती स्टेज में एम्ब्रियो बोल रहे थे, और फिर कुछ हफ्तों के बाद, 8 हफ्तों के बाद उस एम्ब्रियो को हम लोग फीटस बोल रहे थे। वर्ड सब आप समझ जाइए, वर्ड समझ जाएंगे ना, फिर हम खाली वर्ड यूज करेंगे तो आसानी से आप इंटरप्रेट कर लीजिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। तो एम्ब्रियो बोल रहे थे, एम्ब्रियो के बाद फीटस बोल रहे थे, और फीटस के बाद वो डिलीवर्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको हम लोग चाइल्ड बोलते हैं। सो दीज आर फ्यू टर्म्स। बच्चा एक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब 8 हफ्ता पहले का, जब इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज एम्ब्रियो बोलते हैं, 8 हफ्ता डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद फीटस बोलते हैं, उसके बाद आपका पूरा प्रेगनेंसी के दौरान उसको फीटस बोलते हैं, और उसके डिलीवरी के बाद उसको हम लोग चाइल्ड बोलते हैं। आज हम लोग जो मदर के अंदर, एक प्रेग्नेंट जो मदर है, उसके अंदर जब बेबी का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, लगभग अगर हम लोग बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि 9 मंथ का प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन चलता है। जब ये ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग सपोज करते हैं कि द फीटस इज फुल्ली रेडी, द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड, एंड ऑल्सो द मदर इज रेडी टू गिव बर्थ टू हर चाइल्ड। तो ये जो बर्थ होने वाला प्रोसेस है, किस तरीके से बच्चे का जन्म होता है, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर द हेडिंग पार्चुरेशन। बायोलॉजिकली इसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, या डिलीवरी बोलते हैं, या लेबर बोलते हैं। तो ये पूरा जो इंफॉर्मेशन रहेगा, ये जो पूरा क्लास रहेगा, इस क्लास को हम लोग 2 क्लास में डिवाइड करेंगे। यानी कि आपके पास जो वीडियो अवेलेबल होगा वो 2 सेट में वीडियो अवेलेबल होगा। आज हम लोग जो क्लास पे बात करने वाले हैं वो पहला वीडियो हमारा बनेगा। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नीट के अराउंड कुछ बातें। नीट एग्जामिनेशन जो हमारा सिलेबस है, जिसको हम लोग कवर करते हैं, उस के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ बात करेंगे कि कैसे जो है कि डिलीवरी होता है। इसके अलावा कुछ और एडिशनल पॉइंट है, वो सब पॉइंट की बात करेंगे। अगला जो वीडियो होगा, उस वीडियो के अंदर हम लोग, उस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्चुअल जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है, यानी कि कब फीमेल को पता है कि अब हमको हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए। हालांकि फैमिली मेंबर तो शुरू से बकाता है, चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, है, लेकिन हॉस्पिटल जितना आप उतना जल्दी आने से कोई फायदा नहीं होता है। टाइम हो गया उसके बाद आप आइए, तो कब समझे कि टाइम आ गया। और हॉस्पिटल जाने के बाद डायरेक्ट क्या आपको एकदम डिलीवरी रूम में भेज देगा और डॉक्टर एकदम ले जाएगा चाकू छुरी और लेकर के जाके काट देगा सीधे, है? तो कब कौन सा स्टेप होता है, कौन सा स्टेप के अंदर कितना टाइम लगता है, और ओवरऑल जो डिलीवरी का प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लगता है, किस तरीके से पूरा डिलीवरी का एक्चुअल जो प्रोसेस है एक डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा प्रोसेस हम लोग वो सेकंड वाले वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। लेकिन आज के क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे एक प्री मेडिकल का सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका डिलीवरी के बारे में जो भी बातें हैं, वो सब चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से डिलीवरी होता है। देखिए, सबसे पहले तो उसका नाम में हम लोग जान लेते हैं। इसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी और द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस आफ्टर फुल डेवलपमेंट फ्रॉम द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। पूरा डेवलप होगा तभी ना भैया बाहर आए, कि मतलब 9 महीना हो गया, अरे आओ तुम क्या कर रहे हो, उतना देर अंदर नहीं रहने का होता है, चलो समय हो गया आ जाओ, नहीं, वो डेवलप होगा उसके बाद ही वो बाहर आएगा। है, इसी की वजह से कुछ बेबी जो है वो जल्दी जिनका डिलीवरी हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी।
जबकि कहीं कहीं किसी किसी केस में आप देखिएगा ना कि जो डिलीवरी डेट डॉक्टर लिख देता है उसके बाद बच्चे का डिलीवरी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मैच्योर डिलीवरी। चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। डिलीवरी भी इसको बोलते हैं, डिलीवरिंग ऑफ द फीटस, इसको हम लोग बोलते हैं लेबर। लेबर मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं कि मजदूर मिस्त्री वाला लेबर है, इसको लेबर काहे बोला जाता है? कभी सोचे हैं आप लोग? आप लोग हॉस्पिटल जाइएगा ना, हॉस्पिटल में कहीं ये नहीं लिखा रहता है पार्चुरेशन रूम, या कहीं नहीं लिखा रहता है चाइल्ड बर्थ रूम। देखे हैं आप लोग क्या लिखा रहता है हॉस्पिटल में? लेबर रूम। समझ जाइए, ये इसका मतलब ये नहीं कि उस रूम के अंदर मजदूर और मिस्त्री सबका ट्रीटमेंट होता है। लेबर रूम का मतलब वहां पे आपका डिलीवरी होना है। लेबर रूम इसको काहे बोलते हैं भैया? हाँ, लेबर का स्पेलिंग वही है जो आपका लेबर मजदूर के लिए जो स्पेलिंग लगाते हैं हम लोग, लेकिन लेबर हम लोग इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये जो प्रोसेस है डिलीवरी का, इस प्रोसेस के अंदर मेहनत होता है, मेहनत लगता है इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस में स्ट्रगल करना पड़ता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रगल एंड सफरिंग। ये सफरिंग नहीं है, सफरिंग मतलब होता है पीड़ित होना। तो मदर यहां पे पीड़ित नहीं हो रही होती है। हाँ, मदर को थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट बहुत ज्यादा पेन, दर्द होता है। दर्द वगैरह क्यों होता है, सारा चीज पर हम लोग बात करने वाले हैं। ब्लीडिंग होता है, कितना ब्लड निकलता है, सारा चीज पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेबर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दौरान काफी ज्यादा स्ट्रगल होता है, काफी ज्यादा फाइट होता है, मेहनत काफी ज्यादा यहां पे लगता है, इसलिए इसको हम लोग लेबर बोलते हैं। अच्छा, इस क्लास के अंदर आप लोग बहुत सारा चीज जानने वाले हैं। जो भी आपके मन में डाउट्स है वो भी आप एट द एंड ऑफ द क्लास पूछ सकते हैं। आप लोग सुनते होंगे, किसी का भी अगर बेबी होता है ना तो फोन करके सबसे पहले बोलता है, हाँ भाई बधाई हो, हमारे घर बेटा हुआ है, या हमारे घर लक्ष्मी आई है। दूसरा स्टेटमेंट यही होता है कि नॉर्मल से हुआ है या सीजर हुआ है। आता है? बोलिए। तो ये नॉर्मल बर्थ क्या है और ये सीजरियन बर्थ क्या है, इसको भी हम लोग जानने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं कि जो हम लोग बात करते हैं कि भैया कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो कब वो बेबी को डिलीवर करेगी, यानी कि उसका डिलीवरी डेट कैसे कैलकुलेट करें, ये भी हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट वाला टॉपिक से, यानी कि डिलीवरी डेट को काउंट करने का। यानी कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को आप बता सकते हैं कि लगभग में आप बता सकते हैं कि भैया आपका जो बेबी का डिलीवरी होना है वो किस डेट में होगा। ये कैलकुलेट करना हम आपको सिखाने वाले हैं अभी। है, देखिए, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा उस लेडी से एक क्वेश्चन पूछने का। एक फीमेल, एक प्रेग्नेंट लेडी जब भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो वो डॉक्टर उससे सबसे पहला जो सवाल पूछता है वो पूछता है उसके एलएमपी के बारे में। पूछता है व्हाट इज योर एलएमपी। आप लोग में से कोई बता सकते हैं एलएमपी क्या होता है? एलएमपी का फुल फॉर्म होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट यानी कि पिछला मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन ब्लीडिंग का। फर्स्ट डे हम लोग किसको बोलते हैं? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे, ब्लीडिंग वाला डे को फर्स्ट ब्लीडिंग डे। तो पिछला मेंस्ट्रुअल, जब आपको लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ होगा, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपका जो फर्स्ट डे रहा होगा, उस डे को हम लोग बोलते हैं एलएमपी डे। तो आपको ये डे के बारे में आइडिया होना चाहिए, ये डे आपको पता होना चाहिए, तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिलीवरी कब होता है। आइए हम लोग इस फॉर्मूला को लगाते हैं। देखिए, इस कंडीशन को, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। ये जो अभी हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब डिलीवरी होना है। तो इसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ये एलएमपी। आप सबसे पहले उस फीमेल से पूछेंगे, भैया आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग बता दीजिए कब है। ये डेट आपको मिल गया। लेट अस से ये डेट, कोई भी एक डेट मान लीजिए। लेट अस से ये डेट है 7 फरवरी।
मान लीजिए आप किसी लेडी का पूछे और पता चला कितना है 7 फरवरी। इस डेट में आप 7 डेज जोड़ दीजिए, इस डेट में आप 7 दिन जोड़ दीजिए प्लस 9 मंथ जोड़ दीजिए, बस ये आपका निकल जाएगा उस लेडी का डिलीवरी डेट। चलिए हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं। बोलिए इस लेडी का लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग कौन सा डेट है? 7 फरवरी, 7 फरवरी। बोलिए 7 फरवरी से 7 दिन जोड़िए, कितना हो गया? 14 फरवरी में 9 मंथ जोड़ दीजिए, कितना हो गया? इसका मतलब इस लेडी का डिलीवरी कब होना है? 14 नवंबर। हाँ, चिल्ड्रंस डे। हाँ, अरे 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है ना, चिल्ड्रंस डे होता है, तो इस दिन में इसका डिलीवरी होना है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लेडी का डिलीवरी डेट। 1 हफ्ता से 2 हफ्ता का अगर प्लस माइनस हो रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हम लोग जनरली सुनते हैं कि भैया, हाँ भैया लड़का हुआ है, नॉर्मल हुआ है, सीजर नहीं हुआ है। तो नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, ये सीजर डिलीवरी क्या होता है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक तरह का डिलीवरी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी, एक तरह का डिलीवरी को हम लोग बोलते हैं सीजरियन डिलीवरी। अब समझिए बात दोनों में होता क्या है। देखिए बेबी का जब एक्सपल्शन होना रहता है, यानी कि बेबी जब बाहर आता है, आपको पता है बेबी का कौन सा पार्ट पहले बाहर आता है? हेड पहले। जी हां, बेबी का पहले हेड बाहर आता है। हेड बाहर आता है, लेकिन हेड में बेबी का फेस किधर रहता है? आप समझ रहे? विजुअलाइज कीजिए। ये देखिए एक बेबी का हेड निकल रहा है, डिलीवरी हो रहा है, बेबी का फेस किधर रहेगा? मदर का एब्डोमेन की तरफ कि मदर का बैक तरफ, मदर का पीछे पीठ की तरफ, डाउनवर्ड। हाँ, दीज आर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशंस। जो बेबी का जो डिलीवरी हो रहा होता है, तो बेबी का जो फेस है ना, वो फेस ऊपर की तरफ नहीं होता है, फेस बेबी का नीचे की तरफ होता है, यानी कि मदर का बैक के तरफ होता है। फिर बेबी का हेड बाहर आता है। नॉर्मली नॉर्मल डिलीवरी का हम बात कर रहे हैं, बेबी का हेड बाहर आता है। फिर बेबी अपना बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, मोड़ता है थोड़ा सा, ताकि उसका शोल्डर सब फिर बाहर आ सके, ताकि दोनों शोल्डर अप एंड डाउन हो जाए, और उसके बाद वो बाहर आता है। तो इस प्रोसेस में द हेड कम्स आउट फर्स्ट, द ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ द बेबी कम्स आउट फर्स्ट। है, यही बेबी का ऊपर सामने की तरफ होता है, ऑक्सीपिटल एरिया। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीपट एंटीरियर डिलीवरी, इसको हम लोग बोलते हैं OA, ऑक्सीपट एंटीरियर डिलीवरी। ये नॉर्मल डिलीवरी इसको हम लोग बोलते हैं। हेड ऑफ द बेबी कम्स आउट फर्स्ट। नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है? देखिए नॉर्मल डिलीवरी के अंदर मदर का बॉडी में कोई डाइसेक्शन, मतलब कोई भी इंसिजन नहीं होता है, मदर के बॉडी में सर्जरी नहीं किया जाता है, और बेबी जो है वेजाइनल बर्थ भी इसको हम लोग बोलते हैं, थ्रू वेजाइना बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी बाहर आ जाता है, विदाउट एनी एब्डोमिनल सर्जरी, विदाउट एनी लेप्रोटोमी, बेबी बाहर आ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिलीवरी। कब नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं? हाँ, आपका जब बेबी एकदम डेवलप कर गया है, बढ़िया टाइम है, मतलब कि टाइम भी आपका जो आपका एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का जो टाइमिंग है डॉक्टर भी मेजर कर लिया है, बेबी का हार्ट रेट एकदम परफेक्ट है, बेबी जब ऑन द वे होता है ना, उस वक्त भी डॉक्टर हार्ट रेट को मेजर कर लेता है बेबी का, कि इस डिलीवरी को कंटिन्यू करें या फिर तुरंत सी सेक्शन करना पड़ेगा। सी सेक्शन क्या होगा बताएंगे अभी। है वो मदर का एब्डोमेन में स्टेथोस्कोप लगा करके हार्ट का आवाज को सुन लेगा, इमरजेंसी केस में एकदम तुरंत करने के लिए।
है। तो नॉर्मल डिलीवरी करना है जब सब कुछ परफेक्ट है, मदर का हेल्थ परफेक्ट है, बेबी का हेल्थ परफेक्ट है, बेबी का ऑक्सीजन सप्लाई परफेक्ट है, टाइमिंग परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, देन नॉर्मल डिलीवरी कैन बी कैरिड आउट। बट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सीजरियन डिलीवरी, और ये सीजरियन डिलीवरी क्या होता है जरा इस बात को समझिए। मैक्सिमम लोग से आप पूछिएगा ना भैया सीजरियन डिलीवरी का सीजर नाम कहां से आया, ये नाम का मतलब क्या है, मैक्सिमम लोग आपको बताएंगे भैया जूलियस सीजर के समय से ये डिलीवरी स्टार्ट हुआ था। जूलियस सीजर जो राजा थे उनके समय से स्टार्ट हुआ था, इसलिए उनके नाम पे पड़ गया सीजरियन डिलीवरी। ऐसा नहीं है, एंड यू कैन चैलेंज दिस पॉइंट टू एनीवन। देखिए ये जो डिलीवरी, ये जो सीजरियन वर्ड है ना, ये वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड से, है सिएडर बोल के एक लैटिन वर्ड है, उस लैटिन वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है टू कट, टू कट यानी कि काटना, इसी से ये वर्ड आया है। हाँ ये बात सही है कि ये जो डिलीवरी का जो स्टार्टिंग था ये स्टार्ट हुआ था जूलियस सीजर के समय से, इसलिए उनके नाम पे भी इस डिलीवरी को जो है ये सीजरियन डिलीवरी नाम दे दिया गया। जान बचाने के लिए तभी इमरजेंसी केस में सी सेक्शन किया गया था, एब्डोमेन को काट करके बेबी को निकाला गया था जूलियस सीजर के समय से, इसलिए इसको सीजरियन डिलीवरी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में इस वर्ड का ओरिजिन जो है एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू कट। कब करना पड़ेगा सीजरियन डिलीवरी है? देखिए हालांकि ऐसा हो गया है अभी के समय में ना कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसा का चक्कर में वो लोग नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस रहता है, फिर भी वो लोग सीजरियन डिलीवरी प्रेफर कर देता है, बोलता है कि नहीं भाई सीजरियन डिलीवरी कराना पड़ेगा, पैसा इसमें ज्यादा कॉस्ट पड़ता है, इसमें कम कॉस्ट पड़ता है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, है। लेकिन इसके अलावा और कुछ महिलाएं चाहती हैं कि हमारा सीजरियन डिलीवरी हो टू अवॉइड दिस पेन। नॉर्मल डिलीवरी के समय कोई एनेस्थीसिया नहीं मारा जाता है, पेन रिलीफ दवाई दे सकते हैं, लेकिन पेन रिलीफ इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन इसके समय में कोई एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं। मदर को आप बेहोश नहीं कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के समय, क्योंकि मदर खुद पार्टिसिपेट करती है डिलीवरी के लिए। मदर नहीं चाहेंगी तो डिलीवरी में प्रॉब्लम होगा, मदर खुद सपोर्ट करती है, मदर खुद पुश करती है, बहुत सारे हार्मोन्स का रिलीज होता है, बहुत हेवी पेन होता है। इसको अवॉइड करने के लिए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह के अंदर बहुत परसेंटेज ऑफ द फीमेल दे वांट सीजरियन डिलीवरी। लेकिन मेडिकल टर्म्स में अगर बात करें तो कुछ कुछ कंडीशन होता है जब सीजरियन डिलीवरी करना जरूरी पड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो फीटस, जो बेबी का जो एक्सपल्शन हो रहा था बर्थ कैनाल से, मान लीजिए बेबी का हेड बाहर ना आकर के बेबी ट्रांसवर्स सेक्शन में आ गया है, यानी बेबी ट्रांसवर्स मतलब उसका पूरा बॉडी जो है बर्थ कैनाल के सामने आ गया। बताइए निकल पाएगा बाहर? ट्रांसवर्स तो समझते हैं ना, ऐसा ऐसा करके, चौड़ा चौड़ी करके, है चौड़ा वाला, इसमें ट्रांसवर्स तरफ से आ गया बेबी, अटक गया, अब वो बाहर नहीं आ सकता है। ज्यादा देर आप उसको वहां पे वेट करने लग जाएंगे ना, वो उसको सफोकेशन हो सकता है, उसका डेथ हो सकता है। या फिर इसके अलावा मान लीजिए कि आपका सर्विक्स का डायमीटर जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, बर्थ कैनाल का काफी नैरो है फीमेल के अंदर, या फिर बेबी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया है बेबी का बॉडी, या फिर मदर का बॉडी काफी स्ट्रेस में आ गया है, या फिर बेबी और मदर के बीच में जो प्लेसेंटा होता है तो प्लेसेंटा के साथ बेबी का एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ रहता है, एगो पतला एगो नेभी से जो नेवल होता है, नाभि से बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ रहता है मदर के साथ। कई बार डिलीवरी के समय वो अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के चारों तरफ लपेटा जाता है। डिलीवरी के समय बेबी इधर उधर घूम रहा होता है। 7वां महीना तक बेबी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही प्रेजेंट होता है। डिलीवरी के पहले जो है बेबी अपना हेड को सामने की तरफ आ जाता है। उसी दौरान मान लीजिए अगर उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके गर्दन में चारों तरफ अगर लपेटा गया तो क्या होगा? उसको ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, उसका डेथ हो सकता है, मदर को भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे कंडीशंस में डॉक्टर तुरंत फैमिली मेंबर से बात करते हैं कि भैया नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, वी विल हैव टू गो टू सीजरियन डिलीवरी। सीजरियन डिलीवरी इसको हम लोग बोलते हैं, सी सेक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं, सी सेक्शन। कई बार बेबी का पैर बाहर की तरफ पहले आता है या बेबी का बटक पहली बार बाहर आता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्रीच कंडीशन। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीच पोजीशनिंग या ब्रीच रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं, जो बटक बेबी का पहले आता है बाहर।
ये सब कंडीशंस में बेबी का नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए इस जगह पे सी सेक्शन करने की जरूरत पड़ता है। क्या करेंगे डॉक्टर, आपको लेटा देंगे, आपके नाभि के नीचे जो आपका मिड लाइन है लोअर एब्डोमेन में, नाभि के नीचे आपका मिड लाइन में कट लगाएंगे, ऐसे बेबी को फिर वहां से निकालेंगे। एनेस्थीसिया पड़ सकता है, यहां पे एनेस्थीसिया देकर करेंगे। एनेस्थीसिया पेरिनियम पोर्शन में एनेस्थीसिया दे सकते हैं। पेरिनियम आप लोग पढ़े हैं, पेरिनियम किसको बोलते हैं? पेरिनियम में एनेस्थीसिया दे सकता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकता है। बैक के थोड़ा सा ऊपर, इधर पे एनेस्थीसिया। आपको हम सारा चीज बता दे रहे हैं कि एक्चुअल में हकीकत में क्या होता है, कैसे होता है, जो कि मदर को भी नहीं पता रहता, जो कि डिलीवरी कर दे चुकी है, क्योंकि वो लोग को थोड़ी ना पता रहता ओटी के अंदर क्या होता है। लेकिन यू पीपल नो एवरीथिंग। एवरेज बेबी का वेट होता है 3.40 kg, 3.40 kg। नॉर्मल लगभग 3 से 3.5 किलो का वजन होता है बेबी का नॉर्मल वजन। इसे थोड़ा सा इधर उधर प्लस माइनस चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर प्लस माइनस हो जाएगा तो वो एबनॉर्मल मानेंगे उसको हम लोग। ये नॉर्मल बेबी का एवरेज वेट जो होता है, एग्जैक्ट देखिए हम लिख रहे हैं 3.40 kg, दिस इज द एवरेज। इसके इधर उधर 1.5 kg, इधर उधर 1.5 kg इधर उधर हो सकता है। ये सब होता है। आपको पता है जो डिलीवरी होता है, आपको पता है मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज आर ड्यूरिंग द नाइट टाइम। रात के समय डिलीवरी ज्यादातर होता है। ऐसा क्यों है? डू यू हैव एनी रीजन? मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। रात में भी आपको पता है कब? भोर का समय में 4 AM से लेकर के 8 AM में मोस्ट ऑफ द। बोलिए आप लोग का जन्म का समय क्या क्या है, आप लोग को पता है? देखें हम जरा प्रैक्टिकल करके। अभिनव, फिरोज, नूतन, मोही। 4:30 AM। फिरोज भाई एकदम, तुम तो एकदम भयंकर मारा है एंट्री एकदम है। हमको नहीं पता है अपना, हमारा लेकर कोई बोलते हैं रात में, कोई बोलते हैं दोपहर, मतलब एक दोपहर का 2:30 बजे का टाइम कोई बोलते हैं कि रात में 10-11। लेकिन तभी नहीं उतना, मतलब लिखा गया था, लेकिन कहाँ खो गया वो डायरी खो गया कहीं पे। चलिए, तो ये रात के समय में आप लोग कभी सोचे हैं कि ऐसा क्यों? आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि भैया ज्यादातर डिलीवरी रात के समय में होता है। वो भी मोस्टली जो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, जो लास्ट ऊपर जाता है वो जाता है इस दौरान में। वो इसीलिए रात में होता है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट यहाँ पे नहीं है। रात में इसलिए होता है ना, इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म इसको माना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि बिकॉज ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऐसा होता है। मतलब शुरुआत के समय में, प्राचीन काल में ऐसा होता होगा जब इंसान को खतरा रहता था जानवर से या किसी और प्रीडेटर से खतरा रहता था। तो इसलिए दिन के समय में कोई देख ना ले कि डिलीवरी हो रहा है, उससे बचने के लिए, बचाव सुरक्षा के लिए रात में इसका होना ज्यादा होता है। ऐसे ही बस ये इवोल्यूशनरी बात है, कोई खास साइंटिफिक बात यहां से नहीं, लेकिन था पॉइंट आपको बता दिए। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी स्पेशल। आप किसी को भी चकमा दे सकते हैं ये सब पॉइंट में। अच्छा, ये चीज यहां से हो गया। एवरेज बॉडी वेट बता दिया आपको, टाइमिंग बता दिया आपको डिलीवरी का। इसके अलावा और डिटेल्स पे हम लोग बात करेंगे, अगला दिन बात करेंगे उस पर। हाँ, इस तरीके से ये डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी। बोलिए इधर से और कोई दिक्कत? देखिए, डिलीवरी के समय मेडिकेशन, खास करके लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत सारा दवाई वगैरह को लेने से बचना चाहिए। जैसे कि एस्पिरिन एक दवाई है, एक पेन रिलीफ है, जैसे कि पैरासीटामोल, कॉम्बीप्लाम, उसी तरीके से एस्पिरिन एक पेन रिलीफ दवाई होता है। इस दवाई को प्रेगनेंसी, डिलीवरी के समय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दवाई लेते ही ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देता है। हम लोग अभी देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे काम करता है। एक हार्मोन है, एक लोकल हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि जन्म देने में हेल्प करता है। तो एस्पिरिन ले लीजिएगा, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन डाउन हो जाएगा, बेबी को बर्थ देने में तकलीफ हो जाएगा। डॉक्टर कई बार जब होता है, ये जो पूरा जो डिलीवरी का समय ड्यूरेशन लगता है ना, लगभग 4-5-6 घंटा का ड्यूरेशन लगता है। वेरी करता है सब में, अलग अलग है, सब में अलग अलग वेरी करता है। जो प्रेगनेंसी का, जो डिलीवरी का जो ड्यूरेशन होता है, 4-5 घंटा का ऑपरेशन चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको डिलीवरी, आपका समय हो गया तो डायरेक्ट आपको ले जाएगा एकदम ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम के अंदर ले जाकर के डायरेक्ट आपको एकदम चीर फाड़ देगा। नहीं,
पहले आपको लेबर रूम में ले जाने के बाद आपका फर्स्ट स्टेज, 3 स्टेज में हम लोग डिवाइड करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। जो पहला स्टेज है वहां पे मदर का बॉडी को रेडी किया जाता है फॉर डिलीवरी। कौन कौन से मेथड होते हैं उसके अंदर हम लोग देखेंगे। है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन, पेट में, एब्डोमेन में, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा लगातार, ऐसे 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 करके ये होता है। और यही फर्स्ट साइन होता है मदर के लिए कि भैया अब हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन तो 7-8 महीना से ही, 7वां महीना से ही चालू हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें तभी चल जाए। कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन पकड़ में आ जाएगा, तब आप समझिए कि आपका राइट टाइम हो गया है हॉस्पिटल जाने के लिए। है अच्छा, इसके अलावा एक फ्लूइड का भी डिस्चार्ज होता है। कौन सा फ्लूइड रहता है ये सब पे भी हम लोग बात करेंगे। है अच्छा, तो ये सब चीजें। तो मान लीजिए अगर किसी फीमेल को अगर काफी डिले हो रहा है बर्थ देने में, उस कंडीशन में डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि पिटोसिन, एक सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है, ये इंट्रावेनस इंजेक्ट किया जाएगा। है एक सलाइन चढ़ा देगा, मदर को लेटा देगा और उस पर निडल डाल करके धीरे धीरे करके पास करते रहेगा यह पिटोसिन, बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का मात्रा बढ़ाते रहेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जरूरी रहता है बॉडी में, ऑक्सीटोसिन जरूरी रहता है। ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना आसानी होगा बेबी को पुश डाउन करने के लिए। है इंट्रावेनस दिया जाता है, आईवी, इंट्रावेनस। 2 टाइप का, कोई भी इंजेक्शन 2 टाइप का होता है, आईवी इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर आईएम। इंजेक्शन का सीसी में देखना लिखा रहता है आईएम और आईवी, ये इंट्रावेनस वेन में दिया जाता है इंजेक्शन। पिटोसिन। इस तरीके से ये डिलीवरी का प्रोसेस जो है चलता है। नॉर्मल डिलीवरी हो गया, सीजरियन डिलीवरी हो गया। आप लोगों को भी अगर कोई डाउट आता है, किसी भी पॉइंट से कोई भी डाउट अगर आता है, तो आप कमेंट करके अपना डाउट जो है उसको पूछ सकते हैं, उसका आंसर मिल जाएगा आपको। डिलीवरी के समय में ईटिंग, खाने को प्रिवेंट करना चाहिए। खाने को प्रिवेंट करना चाहिए, वोमिटिंग को प्रिवेंट करना चाहिए, वोमिटिंग नहीं होना चाहिए। आपको फील होगा कि आपको डिफिकेशन करना है। डिफिकेशन समझ रहे हैं ना, बायोलॉजिकल टर्म या नंबर 2, आपको फील होगा लेकिन एक्चुअल में होगा नहीं है, आपको फील होगा, यू हैव टू प्रिवेंट दैट। है इस दौरान ये सब चीज होता है। लगभग 240 ml ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। 240 ml लगभग में ब्लड का लॉस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। समझ जाइए कितना ज्यादा पेनफुल रहता होगा। आपके उंगली में अगर थोड़ा सा सिरिंज डाल करके जांच घर में अगर जरा सा खून निकालेगा ना, आप तो एकदम मतलब बेहोशे होने लग जाते हैं तुरंत, बोलते हैं कमजोरी मार दिया सर। समझ रहे हैं मदर का कितना ये होता है। इसलिए तो बोलते हैं एक फीमेल जो जितना टॉलरेट कर सकती है, जितना बर्दाश्त कर सकती है, उतना बर्दाश्त एक इंसान कभी नहीं, एक मैन कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। जो टॉलरेंस पावर एक फीमेल के पास होता है। जो पेन होता है इस दौरान, टिश्यू झड़ जाता है, यूट्रस का टिश्यू झड़ता है, बेबी का डिलीवरी होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है। हाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस, बिल्कुल प्यूबिक सिम्फाइसिस भी डायलेट होगा। उसके लिए एक हार्मोन देता है रिलैक्सिन, बॉडी से रिलीज होता है रिलैक्सिन हार्मोन, प्लेसेंटा से रिलीज होता है रिलैक्सिन हार्मोन, और कॉर्पस ल्यूटियम से ये होता है। नाम में ही काम है, रिलैक्स कर देता है, प्यूबिक सिम्पाइसिस को रिलैक्स कर देता है, बर्थ कैनाल को वाइडन कर देगा, इजीली बर्थ हो सकता है बेबी का। हाँ ये सब कुछ हार्मोनल थिंग्स है और कुछ टेक्निकल बातें हैं जो हम बोर्ड पे यहाँ पे बता दिए हैं। इसके अलावा और कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके जरूर बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तुम लोग बोलेगा सर हम लोग तो मूवी में देखे हैं कि बच्चा का जन्म के बाद उसका पीठ में थपथपाया जाता है, पीठ में मारा जाता है, फिर रोता है। सर बच्चा रोता काहे है, पीठ में काहे मारा जाता है, फिर क्या ये सब चीज नहीं आ रहा मन में है? सारा चीज का आंसर है। पूछेगा नहीं तो हम बताएंगे क्या है, अब तो हम नहीं बताएंगे, बताएंगे। वो वाला जो क्लास लेंगे उस क्लास में सब कुछ बता देंगे। हाँ चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वाइटल है ये प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। क्या क्या चीज यहां पे होता है देखिए। पार्चुरेशन यानी कि बेबी का डिलीवरी जो है ना, एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, एंड दिस पॉइंट इज मोस्ट वाइटल। इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस, मतलब नर्वस सिस्टम भी यहां काम में आएगा और एंडोक्राइन सिस्टम भी यहां पे काम में आएगा। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होता है डिलीवरी के लिए, दैट इज ऑक्सीटोसिन।
है। बेबी का डिलीवरी के लिए बेबी रेडी है, कब डिलीवरी होना है इसका सिग्नल कौन देगा? इसका सिग्नल दोनों मिलकर के देता है, बेबी खुद यानी कि फीटस और साथ में प्लेसेंटा यानी कि बेबी और मदर का बीच का कनेक्शन। प्लेसेंटा हम लोग बोलते हैं फीटस और मदर के बीच का जो कनेक्शन रहता है, जो टिश्यू का ये रहता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा मत सोचिएगा कि मदर सिग्नल देती है कि डिलीवरी के लिए, नहीं। फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा गिव्स सिग्नल फॉर पार्चुरेशन। अभी हम लोग देखेंगे कैसे होता है ये प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। जो सिग्नल आता है वो आता है फीटल हाइपोथैलेमस से और साथ में आता है प्लेसेंटा से। ये दोनों चीज से सिग्नल आता है, हम लोग अभी बात किए थे। फीटल हाइपोथैलेमस, ये दोनों मिलकर के रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। आपको तो पता है हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। इसको हम लोग बोलते हैं CRH रिलीज करेगा। फीटस का, बच्चे का हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा, काहे कि बच्चे का हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा CRH और प्लेसेंटा। पहले का थ्योरी था ये, लेकिन अभी जो रिसर्चर्स हैं उनका मानना है कि भैया फीटल हाइपोथैलेमस जो है मैन ह्यूमन का केस में उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। मोर वर्क इज डन बाय द प्लेसेंटा। दिस इज वाइटल। शिप वगैरह के अंदर एक्सपेरिमेंट, भेड़ वगैरह के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनके अंदर पाया गया था कि फीटल हाइपोथैलेमस एक्टिवेट काफी काम कर रहा है, लेकिन ह्यूमन के अंदर मोर वर्क इज डन बाय द प्लेसेंटा। तो हम लोग मेनली बात कर सकते हैं कि आपका प्लेसेंटा से ये काम हो रहा है। प्लेसेंटल क्लॉक भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्लॉक मतलब घड़ी। प्लेसेंटा ही आपको सिग्नल देगा कब डिलीवरी कराना है। सो दिस इज प्लेसेंटल क्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं। ये रिलीज होने के बाद ये चला जाएगा फीटस के पास। दिस CRH विल गो टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ द फीटस। हमको तो पता है ना, हाइपोथैलेमस से निकलता है तो किसके पास जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फीटस, नाउ इट विल रिलीज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं ACTH। आप लोग जानते हैं, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये हार्मोन फिर फीटस का एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा। है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, नाम में ही देखिए ना क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन निकल करके किसके पास जाएगा? फीटल एड्रिनल कॉर्टेक्स। फीटस का एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास चला गया और फीटस का एड्रिनल कॉर्टेक्स को ट्रिगर करेगा टू रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड एज कॉर्टिसोल, एंड दिस इज वेरी वाइटल। कॉर्टिसोल रिलीज करा दिया। देखिए हम फिर से बात कर रहे हैं, जो लोग अभी तक कनेक्ट नहीं किए हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि जो सिग्नल आएगा पार्चुरेशन के लिए वो दोनों से आएगा, बच्चे से भी आएगा और मदर से भी आएगा, प्लेसेंटा से भी आएगा और फीटस से भी आएगा। क्या रिलीज कराएगा ये प्लेसेंटा? CRH जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ द फीटस, वो रिलीज कराएगा ACTH, और ACTH जाएगा फीटल का एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास। एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल चला जाएगा प्लेसेंटा पे, ये कॉर्टिसोल चला जाएगा टू द ब्लड के थ्रू चला जाएगा टू द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में जाने के बाद ये एक बहुत वाइटल चेंज करेगा, ये E/P का रेशियो को इंक्रीज करा देगा। क्या बोल रहे हैं? E/P का रेशियो को ये इंक्रीज करा देगा। क्या होता है यह E/P? E का मतलब होता है ईस्ट्रोजन, P का मतलब होता है प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन बाई प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो को इंक्रीज करा देगा। बोलिए तो रेशियो इंक्रीज करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? अरे तो क्लास 5 का मैथमेटिक्स है। अरे यार रेशियो बताओ, नीचे वाला जितना कम, हाँ
नीचे, ठीक है तो बोल रहे हैं, ठीक बोले आप नूतन जी है, नीचे वाला जितना कम रहता है तो रेशियो उतना ज्यादा आएगा ना है, तो प्रोजेस्टेरॉन आपका घट जाएगा, ईस्ट्रोजन ऊपर वाला बढ़ेगा, तब रेशियो इंक्रीज करेगा, तो ईस्ट्रोजन आपका बढ़ेगा। हाँ आप सही सुन रहे हैं, जो हार्मोन आपका प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा था दैट वाज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जब तक डाउन नहीं होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग झड़ेगा नहीं, तो बेबी बाहर कैसे आएगा। इसीलिए यहां पे प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन डाउन चला जाता है, ईस्ट्रोजन अप चला जाता है। प्रोजेस्टेरॉन के डाउन होने की वजह से क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल शेड, SHED शेड, झड़ जाएगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एज अ रिजल्ट बेबी विल टेंड टू कम आउट। लेकिन अभी कहानी अधूरा है, देखिए अब यहां पे समझिए क्या हो गया, ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाने की वजह से 3 चेंजेस आएगा, ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाने की वजह से 3 चेंजेस आएगा। देखिए कौन कौन से 3 चेंजेस आएंगे यहां पे, उधर पे बात कर लें क्या, उधर पे बात कर लेते हैं, इधर पे बात कर लेते हैं। ये 3 चेंजेस यहां पे होगा, देखिए कौन कौन सा चेंजेस होगा। फर्स्ट जो चेंज, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए 3 चेंजेस यहां कौन कौन से हो रहे हैं। पहला चेंजेस होगा, ऑक्सीटोसिन का अमाउंट इंक्रीज करने लग जाएगा। हाँ आप लोग तो यही चाह रहे थे कि सर ऑक्सीटोसिन का अमाउंट को बढ़ाइए, डिलीवरी का प्रोसेस होने वाला है, डिलीवरी हो रहा है, ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, यूट्रस के अंदर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इंक्रीज करने लग जाएंगे। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो आपका यूट्रस में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर, अरे ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा तो क्या, उसको रिसीव करने के लिए भी तो चाहिए। जो ऑक्सीटोसिन प्लेसेंटा से रिलीज हुआ था, उस ऑक्सीटोसिन को यूट्रस में जाना है, तो यूट्रस के पास रिसेप्टर का नंबर इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होना चाहिए, ये एक लोकल हार्मोन है, यूट्रस से ही रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो जाना चाहिए। ये तीनों के वजह से कंबाइन करके क्या हो जाएगा, आपका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा, यानी कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है ऐसा दबना फिर खुलना, दबना खुलना, ये चीज ये होने लग जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा बेबी, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, धीरे धीरे करके बेबी को नीचे पुश करना शुरू होगा। कॉन्ट्रैक्शन किधर से किधर होगा, नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तभी तो बेबी को नीचे पुश किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, ऑक्सीटोसिन जरूरी है और प्रोस्टाग्लैंडिन जरूरी है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके रिजल्ट से ऑक्सीटोसिन पे और पॉजिटिव फीडबैक देगा, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कराएगा। इसका अगला स्टेप में हम लोग बोल देंगे मोर ऑक्सीटोसिन, ध्यान दीजिए बेबी बाहर आने वाला है, एंड मोर प्रोस्टाग्लैंडिन। ये ताबड़तोड़ तरीके से आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट बढ़ गया। इसके रिजल्ट से प्लेसेंटा विल नाउ स्टार्ट टू टियर अपार्ट, प्लेसेंटा का ब्रेकडाउन यहां पे होने लग जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ प्लेसेंटा, ब्रेकडाउन ऑफ प्लेसेंटा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटस का इजेक्शन रिफ्लेक्स हो रहा है, इजेक्ट करने के लिए, बाहर आने के लिए अपना काम हो रहा है यहां पे, ब्रेकडाउन ऑफ द प्लेसेंटा। एज अ रिजल्ट आपका कॉन्ट्रैक्शन लगातार बढ़ रहा है, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, बेबी बाहर आ गया, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, बेबी बाहर आ गया। हाँ मुबारक हो, आपके घर जो भी आया है, लक्ष्मी या लक्ष्मा जो भी आया है वो हो गया। इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म से आपका बेबी का बर्थ या डिलीवरी होता है। हार्मोन्स पे जरा ध्यान दीजिएगा, हार्मोन कॉर्टिसोल वगैरह रिलीज करा रहा है, ऑक्सीटोसिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी इंपॉर्टेंट है। जितना कॉन्ट्रैक्शन उतना ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके वजह से और कॉन्ट्रैक्शन तो और ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन, बहुत विगरस कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है यूट्रस के अंदर। एज अ रिजल्ट द मदर का पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी ऑक्सीटोसिन निकलने लग जाता है। एज अ रिजल्ट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्लोली जो है बेबी को एक्सपेल कर दिया। बेबी का हेड पहले बाहर आता है, फिर बेबी अपने आप को खुद ट्विस्ट करता है, फिर वो बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है।
डॉक्टर उसको कैच करते हैं, बेबी का जो हेड का जो बोन होता है, जो क्रेनियम होता है, ये कोनिकल सेपेड क्रेनियम बाहर निकलता है। हाँ, खोपड़िया कोनिकल शेप रहता है, ऐसे कोनिकल शेप खोपड़ी रहता है, गोल नहीं रहता है। बाद में बर्थ के बाद तुरंत फिर गोल हो जाता है, बाद में ये सब प्लेट वगैरह फ्यूज कर जाता है। स्केलेटल सिस्टम में आपको पढ़ाए होंगे क्रेनियम के बारे में, सूचर वगैरह जब पढ़ा रहे होंगे। हैं, बेबी बाहर आ गया। बेबी के बाहर आने से पहले एमनियोटिक कैविटी फटेगा। बेबी के चारों तरफ मदर का यूट्रस में ही जब ग्रो कर रहा होता है, इसी दौरान बेबी के चारों तरफ एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट होता है। ये अगर बेबी है ना मदर का यूट्रस में, इसके चारों तरफ एक कैविटी, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, एमनियोटिक कैविटी इसको हम लोग बोलते हैं। देखेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगला क्लास में। एमनियोटिक कैविटी पहले रप्चर होता है, फिर एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है। ये फ्लूइड का बाहर आना इज द श्योर शॉर्ट कनेक्शन दैट द फीमेल इज रेडी टू गिव बर्थ टू हर चाइल्ड। कई बार ये नहीं फटता है डिलीवरी के टाइम पे भी, डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल करके इसको पंचर करते हैं कि भैया एमनियोटिक कैविटी फटो, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ गया, फिर बेबी बाहर आ गया, और बेबी के से क्या निकलता है? अम्बिलिकल कॉर्ड हम बोले तो निकलता है अम्बिलिकल कॉर्ड, बेबी का नाभि से, नेवल से, और उस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। पहले निकल गया आपका एमनियोटिक फ्लूइड, देन निकल गया फिटस यानी कि बेबी, और उसके बाद आपका अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा भी झड़ करके पूरा बाहर आ जाता है। और अगर नहीं आया है तो डॉक्टर इसको फिर सर्जरी से निकालते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड अब बाहर आ गया। अब अम्बिलिकल कॉर्ड को दो जगह पे क्लैंप किया जाता है। 3 इंच का गैप पे अम्बिलिकल कॉर्ड को दो जगह से चिमटा लगाया जाता है, और चिमटा लगा करके बीच में काट दिया जाता है, अलग हो गया। जाइए, घबराने वाला बात नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड को जब काटा जाता है ना, दर्द नहीं होता है, काहे कि इसमें कोई नर्व होबे नहीं करता है। नर्व नहीं रहेगा तो दर्द काहे का? बिना नर्व के दर्द काहे का? तो ना तो बेबी को दर्द होता, ना ही मदर को कुछ फील होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया है, उसके अलावा उस पर और कुछ मेडिकेशन वगैरह लगा देता है, कहानी खत्म। डिलीवरी हो गया, कहानी खत्म। बताइए, यहां से कोई डाउट किसी को? ठीक है, फिर हम लोग इतना ही रखते हैं आज के लिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।